बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि उनको पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना है। पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन कैसे लें, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और हमें उस एग्जाम के लिए कैसे पढ़ना है। लेकिन मन में इतने सारे कंफ्यूजन के साथ समझ में ही नहीं आता कि कौन सा पैरामेडिकल कोर्स हमारे लिए बेस्ट है। तो आपके आज हर एक कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही मैंने ये वाला सेशन रखा है। तो इसमें जो सैलरी होती है वो आपकी 3 से 6 लाख पर एनम, ये बिल्कुल स्टार्टिंग वाली सैलरी है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं स्वाति तोमर एक बार फिर से आई हूँ आज बात करने पैरामेडिकल के बारे में। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि उनको पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना है, लेकिन पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन कैसे लें, आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस कौन से होने चाहिए 12th क्लास में, आपको कौन सी एज होनी चाहिए, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको कौन सा एग्जाम देना है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और हमें उस एग्जाम के लिए कैसे पढ़ना है। लेकिन मन में इतने सारे कंफ्यूजन के साथ समझ में ही नहीं आता कि कौन सा पैरामेडिकल कोर्स हमारे लिए बेस्ट है, कहां से करना है। तो आपके आज हर एक कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही मैंने ये वाला सेशन रखा है। जी हाँ, चलिए सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि आखिर पैरामेडिकल कोर्सेज होते क्या हैं। पैरामेडिकल कोर्स जो है स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े एक तरह के प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, जिसमें क्या होता है कि इस कोर्स में ऐसे लोगों को ट्रेन किया जाता है कि वो डॉक्टर्स और नर्स को कैसे हेल्प करते हैं, है ना। डॉक्टर और नर्स के साथ मिलकर वो जो है कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो यानी कि डॉक्टर्स के साथ आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जब भी हम जाते हैं तो एक अच्छी खासी टीम होती है, मतलब एक डॉक्टर होता है उस ग्रुप में और 3-4 लोग बाकी आते हैं, है ना। तो उसमें कोई नर्स होता है ना। नर्स लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, लेकिन बाकी और लोग भी होते हैं जो क्या करते हैं, डॉक्टर को भाई असिस्ट करते हैं, डॉक्टर को बताते रहते हैं कि ये वाली इनकी रिपोर्ट है, ये सारी चीजें हैं, है ना। तो ये एक तरह का प्रोफेशनल कोर्स होता है ये भी, और वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उस कोर्स के दौरान ही ये सारी चीजें सीखते हैं, ठीक है। और डॉक्टर को यानी कि हम क्या कह सकते हैं सिंपल शब्दों में कि भाई ये डॉक्टर को इलाज के दौरान जो है सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, ठीक। बात करते हैं लेकिन कि अब हमें अगर हम पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो आपका जो है 12th पास होना बेहद जरूरी है। अब 12th पास में भी लेकिन आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो क्या होना चाहिए। मेनली अगर मैं प्रेफरेंस की बात करूं और मोस्ट ऑफ द कोर्सेज की बात करूं तो आपके पास PCB यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं PCMB यानी कि इसमें क्या होता है, मैथमेटिक्स वाले भी कुछ स्टूडेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। मतलब यहां पर अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो आप भी कुछ कोर्सेज के लिए एलिजिबल होते हैं। अब बात करते हैं इसमें कि आपके 12th में कितने मार्क्स हो आपको तब एडमिशन मिलेगा। तो इसमें अगर आप कौन सी, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप OBC से या EWS से बिलोंग करते हैं तो आपके 50% मार्क्स होने ही चाहिए। और अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भाई आपके 45% मार्क्स भी हैं तो भी जो है आप इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं एज, तो एज आपकी मिनिमम 17 ईयर होनी ही चाहिए। और एज का जो क्राइटेरिया होता है वो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए अभी 2026 में जो फॉर्म निकलेंगे तो फिर आपको जो एज देखा जाएगा वो 31 दिसंबर के हिसाब से देखा जाता है, जिसमें आपका जो है बच्चे मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 17 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट नहीं होती है, ठीक है। हाँ जी। अब बात करते हैं इसमें कि टॉप पैरामेडिकल कोर्सेज कौन कौन से हैं और स्पेशलाइजेशन कौन कौन सा है। जी हाँ, देखिए एक्चुअल में जो पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं इनमें कुछ बैचलर डिग्री भी होती हैं, कुछ डिप्लोमा भी होते हैं, कुछ कोर्सेज भी होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ बैचलर्स डिग्री कौन कौन सी होती है, BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी कि BMLT एक बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक है। BSc इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी यानी कि BPT, ये सारे ही बहुत अच्छी अच्छी जो हैं डिग्रियां हैं जो किस में आती हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज में आती हैं। जी हाँ, BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है ना, BSc इन नर्सिंग एंड ऑप्टोमेट्री, BSc इन कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी। तो ये सारी क्या है, ये कुछ डिग्री हैं जो इसके अंडर आती हैं।
कुछ इसमें डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं। ठीक है, हम इसमें डिप्लोमा भी कर सकते हैं। जी हाँ, डिप्लोमा कोर्सेज कौन कौन से हैं? लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी एंड एक्सरे टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री होता है। ठीक है, और कुछ सर्टिफिकेट कोर्स भी होते हैं कि हमने ये वाला जो है कोर्स कर लिया तो उसके बाद हमें जो है सिर्फ सर्टिफिकेट मिल जाएगा और उसके बेस पर भी हमें जॉब मिल जाएगी उस सर्टिफिकेट के बेस पर भी। जी, सर्टिफिकेट कोर्सेज कौन से होते हैं? इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, इमरजेंसी कंडीशन होती है, कुछ कुछ पेशेंट्स बहुत ज्यादा बीमार हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में उनको हॉस्पिटल लाया गया है तो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की जरूरत होती है ना। जनरल ड्यूटी असिस्टेंट होते हैं, जो जनरल ड्यूटी लगती है वार्ड में या कहीं पर भी। होम हेल्थ एड भी होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो घर पे जा करके भी लोगों की देखभाल करने में हेल्प करते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि अगर आपको इन पैरामेडिकल कोर्सेज में या डिग्री में एडमिशन लेना है उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और एग्जाम पैटर्न बेसिकली मैं अगर बताऊं आपको तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको एक डिग्री करनी ही है, आपको एक कोर्स करना ही है तो उसको एक अच्छी जगह से करिए। ठीक है, जैसे एम्स जैसी जगह से। तो यहाँ पर हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि जो बच्चे एम्स से पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो एम्स में यहाँ पर एग्जाम पैटर्न क्या होता है आपका। जी चलिए सबसे पहले देखते हैं आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होता है। सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका और उस टेस्ट में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं? 90 क्वेश्चंस। ठीक है, आपके एग्जाम में आपको 90 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और जो टाइम रहेगा आपका ये 90 मिनट का होता है। ये जो मैं बाकी सारी चीजें बता रही हूँ ये मैं आपको 2025 यानी कि 2025 के आधार पर बता रही हूँ। अभी 2026 का नोटिफिकेशन नहीं आया है और हो सकता है अगर कोई चेंजेस आएंगे तो हल्का फुल्का चेंज होता है, उसको मैं आपको साथ के साथ ही अपडेट कर दूंगी। जी हाँ, अब देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि इसमें हमारा बेसिकली कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें इसमें पढ़ने होंगे, तो देखिए पेपर आपका एक्चुअल में 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 4 पार्ट्स में क्यों डिवाइड होता है? आप तो बोलोगे दीदी आपने तो इधर 3 पार्ट्स में ही लिखा है। मैं बताती हूँ कैसे होता है। इसमें हमारा एक होता है फिजिक्स वाला पोर्शन, एक होता है केमिस्ट्री वाला पोर्शन और दूसरा होता है हमारा बायोलॉजी वाला मतलब, और एक फिर बाद में मैथ्स वाला पोर्शन होता है। मतलब जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट होते हैं वो अपना मैथ्स का पोर्शन चूज कर सकते हैं और जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होते हैं वो अपना बायोलॉजी का पोर्शन चूज कर सकते हैं। अभी बात करते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, क्वेश्चन कितने कितने आते हैं आपके? 30 क्वेश्चन जो है आपके फिजिक्स से आते हैं, 30 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से आते हैं और 30 क्वेश्चन ये आपके बायोलॉजी से आते हैं, यानी कि टोटल क्वेश्चन आपके 90 हो गए। और अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपके 30 क्वेश्चन ही मैथ्स से आएंगे, तो आपका 90 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं होता है, हम कह सकते हैं एवरेज लेवल होता है। पर हाँ, अगर आप एम्स जैसे जगह का टेस्ट देने वाले हैं तो आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए। यानी कि नीट स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल मैं कहती हूँ ये वाला एग्जाम देना ही चाहिए, क्योंकि सेम पैटर्न है, सेम सिलेबस है। आप जो चीजें पढ़ रहे हैं नीट के लिए ही वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होता है। अब बात करते हैं कि अगर हमने मान लीजिए पैरामेडिकल कोर्स कर लिया है तो हमारे पास कैरियर ऑप्शन कौन कौन से हैं, हम कहाँ पर जो है ये कोर्स करने के बाद जॉब कहाँ पे कर सकते हैं, किस टाइप की जॉब हमें मिलेगी, हमारी सैलरी कितनी होगी। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इनका रोल होता है रेडियोलॉजी टेक्नीशियन में, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर में। मतलब मैंने अभी बताया है आपको कि भाई जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर के अलावा जो बाकी टीम में आप लोग देखते हो वहां सब जगह, ठीक है, तो ऑपरेशन थिएटर में टेक्नीशियन है, रेडियोलॉजी में टेक्नीशियन है, जो एक्सरे वगैरह होते हैं वो सब रेडियोलॉजी के अंदर आता है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं,
आपका मेडिकल लेबोरेटरी है ना, हॉस्पिटल में जो लैब होती हैं जिसमें हम ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं, ठीक है। कार्डियक केयर टेक्नीशियन होते हैं, डायलिसिस टेक्नीशियन होते हैं। आपने देखा होगा आजकल किडनी बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, जिसकी किडनी खराब हो जाती है तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसको डायलिसिस कराना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास एम्प्लॉयमेंट एरिया कहाँ कौन कौन से हैं जहाँ हम जॉब कर सकते हैं। तो हमें हॉस्पिटल में जॉब मिल सकती है, किसी भी एक डायग्नोस्टिक लैब में मिल सकती है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में, क्लिनिक पे, इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, है ना, नर्सिंग होम वाली जॉब भी होती है, ठीक है। तो ये सारे हमारे वो एरियाज हैं जहां पर हम काम कर सकते हैं। अगर मैं सैलरी की बात करती हूँ तो इसमें जो सैलरी होती है वो आपकी 3 से 6 लाख पर एनम, ये बिल्कुल स्टार्टिंग वाली सैलरी है। और ये डिपेंड करता है बेसिकली सैलरी कि आप जो है कैसी जगह जॉब कर रहे हैं, आप जहां पर जॉब कर रहे हो वहां का एक्सपीरियंस, वहां का स्टाफ, वो हॉस्पिटल कैसा है, ठीक है, आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कितना है। पर मैं बताती हूँ अगर आप एम्स से करते हो, ठीक है, तो बच्चे आपको एम्स से करने के बाद पॉसिबिलिटी होती है कि आपको एम्स में ही जॉब मिल जाएगी, और एम्स में सैलरी ऑप्शन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। एक आइडिया के लिए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जो लास्ट ईयर फॉर्म निकले थे आपके, है ना, जो लास्ट ईयर आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए एम्स में, तो वो आपके फॉर्म निकले थे अप्रैल में, ठीक है, 8 अप्रैल को निकले थे। तो मतलब हमें एक आइडिया मिल जाएगा इससे कि इस बार भी हमारा जो फॉर्म निकलने की पॉसिबिलिटी है वो अप्रैल में ही होगी। और दूसरा मैं आप लोगों को इसमें बता देती हूँ कि बाकी सारे देखिए ये इसमें पूरा प्रोस्पेक्टस वगैरह हमारा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बेसिक रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद करेक्शन, अगर कोई कमी हो जाती है, कोई गड़बड़ हो जाती है हमें फॉर्म भरते वक्त, तो उसकी डेट है, ठीक है, फाइनल रजिस्ट्रेशन की है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ का डेट हमें यहाँ पर मिला है। पर हमें सिर्फ एक डेट पर बेसिकली फोकस करना है कि इसके फॉर्म जो निकलते हैं वो अप्रैल में निकल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम की बात और कर लेते हैं कि एग्जाम कब होता है, ठीक है। एग्जाम की बच्चे अगर बात करें तो ये तो बीएससी नर्सिंग का है, ये बीएससी पैरामेडिकल का है। तो बीएससी पैरामेडिकल ये बच्चे आपका जून में एग्जाम होता है ऑन एन एवरेज। तो अभी आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अभी इन डेट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये डेट मैंने आपको 2025 वाले एग्जाम की दिखाई है, और दिखाई इसलिए है ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि कब फॉर्म निकलता है और कब एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो आप अभी से ही पढ़ना शुरू करेंगे अच्छे से तो आपके पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि बच्चों आप लोग जो है तब तक एक अच्छी तैयारी कर लोगे और एक अच्छे कोर्स में बच्चे आप एडमिशन ले पाओगे, ठीक है। बाकी इसमें ये कोर्सेज कितने दिनों का होता है, डिप्लोमा कितने दिनों का होता है, तो ये कोर्सेज और डिप्लोमा का टाइम अलग अलग होता है। मोस्ट ऑफ द कोर्सेज का टाइम 3 साल का होता है ना, और 3 साल कोर्स करने के बाद आपको जो है कुछ टाइम के लिए 1 साल 6 महीने जो है इस तरह से आपका इंटर्नशिप का टाइमिंग होती है। तो ये अलग अलग कोर्सेज के अकॉर्डिंग उनका टाइम ड्यूरेशन है ना। जैसे अगर आप देख लीजिए, अगर आप एम्स से बीएससी कोर्स में किस में एडमिशन लेते हैं, बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में अगर आप एडमिशन लेते हो तो 4 साल का आपका ये ऑन एन एवरेज कोर्स रहने वाला है। 3 साल का आपका पढ़ाई, 1 साल का आपका इंटर्नशिप। जैसे आप ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हो तो 3 साल का आपका पढ़ाई होगा और वही 6 मंथ का आपका इंटर्नशिप होगा। तो ये अलग अलग कोर्सेज के अकॉर्डिंग उनका टाइम ड्यूरेशन आपको दिया हुआ है। ये पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप जो है इसमें आप जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आप अपना टाइम ड्यूरेशन चेक कर लेंगे। आई होप ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है ना। और मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताएंगे कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो पैरामेडिकल कोर्सेज में एम्स में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही फिर किसी इंफॉर्मेटिव सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय एवरीवन।